नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और लेट मी गिव यू हिज बैकग्राउंड। इन्होंने कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है, भारत से लेके क्या बोलूँ, जर्मनी और बाहर की यूनिवर्सिटीज में। ही इज अ प्रोफेसर इन लॉ एंड आज की डेट में कई नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग फैकल्टी में भी हैं। और गोवा में, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित एक यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली आई है, वहां पर प्रोफेसर भी हैं। अ वेरी वार्म वेलकम अभिषेक जी ऑन द शो। Thank you, Gati ji. It's an absolute pleasure to be on this platform. I have been watching your shows regularly, and you're doing a phenomenal job. So thank you for sharing your prestigious platform with me, and I'm ecstatic to be here. Thank you so much. जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं आती हूँ मुद्दे पे। चीफ इलेक्शनर कमिश्नर का एक बहुत बड़ा झटका दिया है। मैं इसको झटका मानती हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक टसल चल रही थी, क्योंकि सीजीआई जी मिलॉर्ड चंद्रचूड़ जी खुद उस कमेटी का हिस्सा बनना चाहते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होगी, उनके प्रोसीजरल लॉज, उनके अपॉइंटमेंट एंड द एसोसिएटेड पार्ट्स जो होंगे, उसका हिस्सा बनने पे बहुत बेचैन थे। आज जो पार्लियामेंट में पास हुआ, उसमें उन्हें एक बहुत बड़ा झटका मिला है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। जी, ओवर टू यू। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे जजमेंट लिखे हैं और काफी अच्छा उनका आउटलुक है ह्यूमन राइट्स को लेते हुए। ही इज वेरी पॉजिटिव एंड ओपन माइंडेड जज दैट इंडिया हैज सीन इन रीसेंट फिनोमिना। बट रही बात ये कि जो ये कमिटी, सर्च कमिटी, अगर आप जो बिल पास हुआ है आप उसका सेक्शन 5, 6, 7 को आप जरा सा परयूज करेंगी तो सारा बहुत छोटा सा लॉ है। उसमें मेन जो लॉ है वो सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है। सेक्शन 5 ये बताता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। वो क्वालिफिकेशन ये रखी गई है कि आप सेक्रेटरी होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के, और आपके पास सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, और इलेक्शन से रिलेटेड आपके पास वर्क एक्स होना चाहिए। उसके बाद वाला सेक्शन बताता है कि भाई यू शुड हैव एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सर्च कमेटी को बनाने के लिए जो है उसमें कौन कौन सर्च कमेटी में होगा वो डिटरमाइन किया है। सर्च कमेटी के अलावा एक है सिलेक्शन कमेटी। सो ये दो कमेटियों में डिस्टिंक्शन है। सिलेक्शन कमेटी जो है, जो कि सेक्शन 7 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ सेक्शन 7 है, इसमें ये कहा गया है कि इसमें मुख्यतः तीन तरह के लोग होंगे। एक होंगे प्रधानमंत्री स्वयं, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अगर कोई दल लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस पाने में असमर्थ है, जो कि एक प्रेजेंट पार्लियामेंट में आप देखें ये हुआ, पिछले पार्लियामेंट में भी ये हुआ कि चूंकि 543 टोटल इलेक्टेबल सीट्स का स्ट्रेंथ है और उसका 10% आपके पास सीट होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द रिकॉग्निशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। कोई भी पार्टी 54 सीटों की संख्या का आंकड़ा नहीं पार कर पाई थी, इसलिए किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं मिला और अभी भी यही स्टेटस है। तो ऐसे में ये व्याख्या की गई है या ये व्यवस्था की गई है इस बिल में कि यदि कोई पर्टिकुलर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं अपॉइंट हो पाता है बिकॉज ऑफ द लीगल रीजंस जो मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे केसेस में सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेता जो है वो जो है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन इस एक्ट के लिए डीम कर लिया जाएगा। दैट मीन्स उसको मान लिया जाएगा कि वही लीडर ऑफ अपोजिशन है। और उसके बाद इसमें तो जो 3 तरह के लोगों की व्याख्या दी जिनको एलिजिबल किया गया है वो है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और 2 कोई भी मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट के, जो कि एक यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, उसको मेंबर कहा गया। सो इट विल बी अ 3 पर्सन्स कमिटी। One will be prime minister, another will be leader of opposition / the largest party leader, and the third will be एक मेंबर जो होगा वो उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। और वो जो मेंबर होगा वो कैबिनेट का हिस्सा होगा। उसको यूनियन कैबिनेट मतलब किसी एमपी को नहीं नॉमिनेट कर सकते। दैट मेंबर मस्ट बी एन एग्जीक्यूटिव
मेंबर, बिकॉज आपको पता है कि कैबिनेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है लेकिन पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में अंतर कोई बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पार्ट होने के लिए लेजिस्लेचर का मेंबरशिप मैंडेटरी है हमारे यहाँ। बिना आप एमपी हुए आप कैबिनेट में आ ही नहीं सकते, विद इन 6 मंथ आपको लेजिस्लेचर का मेंबरशिप लेना पड़ता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर है नहीं उस तरीके की जो यूरोपियन सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब आते हैं जो मेन वो है कंसेप्ट कि क्या ये मुझे लगता है कि जो पिछला जजमेंट था जिसमें इसको आउट जो रिट पिटिशंस डाली गई कि जो आर्टिकल 324 का प्रेजेंट फॉर्म है वो फॉर्म थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए, लोग कह रहे थे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें जो है एग्जीक्यूटिव के पास बहुत पावर है और एग्जीक्यूटिव जिसको चाहे अपना एक स्टूज टाइप का इलेक्शन कमीशन बना सकता है, और चूंकि डेमोक्रेसी के ऊपर सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस टिका हुआ है, और अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो बेईमान हो जाए तो जो पावर सत्ता में है वो सत्ता को मेंटेन कर सकता है थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इसलिए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को आप अपॉइंट करने के लिए जो अभी व्यवस्था है वो व्यवस्था को चेंज किया जाए। उस समय अभी तक क्या होता था कि प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर देते थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, आपको लॉ बनाना चाहिए जो कि आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिक्वायर्ड था कि जब तक लॉ नहीं बना रहा है तब तक तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, और जब पार्लियामेंट लॉ बना देगा तो फिर लॉ जो बन जाएगा वो नॉमिनेट, अब वो लॉ के हिसाब से होगा। तो अब आप अगर आर्टिकल 324 को पढ़ें, उसका क्लॉज 2 दो है, The election commission shall consist of chief election commissioner and such member of other election commissioners, if any, as the president may from time to time fix and appoint the chief election commission and other election commissioners shall subject to the provisions of any law मेड ऑन दैट बिहाफ। तो जब तक लॉ नहीं बनेगा, व्यवस्था ये दी गई थी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और प्रेसिडेंट आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 79 में जो एग्जीक्यूटिव है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसकी एड एंड एडवाइस के बिना फंक्शन कर ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो ब्रेन है वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ब्रेन है। सो इफ देयर इज नो एड एंड एडवाइस देयर विल बी नो फंक्शन फॉर द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो ये कहा गया कि बेसिकली ये तो एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रहा है, और जो आर्टिकल 324 में ये कहा गया था कि ये व्यवस्था तभी तक रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देता है। ये व्यवस्था को अब आना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जानबूझकर लॉ नहीं बना रही है, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये इंटरिम व्यवस्था थी, इंटरिम व्यवस्था को आप परमानेंट व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, इसलिए एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल समझ लीजिए फ्रॉड हो रहा है। तो उसके ऊपर जजमेंट दिया गया कि हाँ ये ठीक है। मुझे नहीं लगता था वो डिसीजन सही था, उसमें दखल अंदाजी नहीं की जानी चाहिए थी, और जस्टिस जोसेफ और 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने किया था। जस्टिस जोसेफ ने इसको लिखा था और बाकी और 4 जजों ने उनसे सहमति की थी। एक जज साहब ने अलग ओपिनियन दिया था, मगर वो उनसे सहमत थे उस सारी फाइंडिंग से। तो फिर वही हुआ कि उन्होंने कहा, पैरा नंबर 280 अगर आप पढ़ें उस डिसीजन का, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी ये सजेशन है, अगर आप कहेंगी तो मैं पढ़ दूंगा कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, फॉर द क्लैरिटी ऑफ योर व्यूअर्स। पैरा नंबर 230, सॉरी, पैरा नंबर 230। और क्या है अभिषेक जी, उसका जिस्ट क्या है? आई थिंक आप जिस्ट बताएंगे तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारी इसमें लीगल टर्म्स जो होती हैं वो हम लोगों के लिए हवाई हो जाती हैं। जी नहीं, मैं पेज नंबर 278 पैरा नंबर 230 एकदम सिंपल है। वो ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए कमिटी बनाई जाएगी, और वो जो कमिटी होगी प्रेसिडेंट जिसको, यानी कि जब तक लॉ नहीं बना रहा है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का लॉ नहीं बना सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो व्यवस्था चली आ रही थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट अलॉट कर देते थे, उसमें उन्होंने सेंधमारी कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, अब एक कमिटी बनेगी। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो लेजिस्लेशन हो गया। आप समझ रही हैं? तो आर्टिकल 324 में व्यवस्था थी कि अगर पार्लियामेंट का लॉ नहीं है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा। अब उसमें उन्होंने ये जजमेंट दिया कि नहीं 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 नहीं,
अगर आप लॉ नहीं बना रहे तो फिर ये जो आप कर रहे हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ा इससे आघात पहुंचता है। तो उन्होंने चली आ रही व्यवस्था को स्क्यू कर दिया। उन्होंने कहा अभी भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन अब जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा उसके लिए एक व्यवस्था दी गई है, उसमें एक कमिटी बनेगी, और वो कमिटी में कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। नहीं, ये चीफ तीन जस्टिस लोग, को हटा दिया है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये जजमेंट है, ये जजमेंट है, ये एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो जजमेंट दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट जो था। ओके, तो मतलब अब आप अच्छा, अब हम उस पे जजमेंट वर्सेस बिल पर आ जाते हैं, जो बिल आज जी लोकसभा राज्यसभा ये पास हो गया। जी देखिए, इसको तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं, जो लोग समझना चाहते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा के पर्पज से। 324 के क्लॉज 2 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में यह दिया गया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया क्या होगा। उसमें दो प्रक्रियाएं दी गई थी। एक प्रक्रिया यह थी कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा तब तक जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना के और कोई अपॉइंटमेंट की विधि नहीं दे देती है। तो अब पार्लियामेंट जब तक लॉ नहीं बना रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट के अपॉइंट करने का मतलब है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अपॉइंट करेंगे। अब चूंकि पार्लियामेंट ने 75 सालों में कोई लॉ नहीं बनाया, तो रिट जल गई। लोगों ने रिट में कहा कि भाई आप जब लॉ बनाना है, आर्टिकल 324 में लिखा है कि प्रेसिडेंट तब तक ही करेगा जब तक कि लॉ नहीं बन रहा है, तो ऐसे तो आप लॉ बनाओगे नहीं कभी, और पार्लियामेंट और जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता रहेगा। तो ये केस पड़ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, रिट्स में इसको मान लिया कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो कि भाई क्यों ये प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। तो उन्होंने कहा चूंकि हम पार्लियामेंट को, हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम कहें कि तुम लॉ बनाओ। चूंकि हम पार्लियामेंट को ये नहीं कह सकते कि तुम लॉ बनाओ, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो आर्टिकल 324 के अंदर में लॉ बनाइए। लेकिन अगर आप लॉ नहीं बनाते और लॉ के द्वारा बनाई गई कोई व्यवस्था को नहीं लागू करते हैं और जो अभी तक की व्यवस्था में चलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम उस व्यवस्था को आज से चेंज कर रहे हैं। अब तक आप क्या करते थे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को नाम दे देता था और वो बंदा चीफ इलेक्शन कमीशन बन जाता था। अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि कमिटी बनाई जाएगी। उस कमिटी में 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये 3 लोग की कमिटी बनेगी और ये कमिटी जो नाम डिसाइड करेगी वही चीफ इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो ये जो डिसीजन था, ये बेसिकली एक तरीके से मैं समझता हूं इंटरवेंशन था इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के नाम में, एग्जीक्यूटिव के पावर में। बिकॉज इंडिपेंडेंस सिर्फ अपॉइंटमेंट से नहीं होती। कोई अगर करप्ट है तो कभी भी करप्ट हो सकता है। और कितने ऐसे अपॉइंटमेंट है जो कि एग्जीक्यूटिव करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आर्म फोर्सेस के अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव करता है। आर्म फोर्सेस अगर कू क्रिएट कर दे तो आप कहां से आपकी इंडिपेंडेंस रहेगी? कोई जुडिशरी की वैल्यू नहीं रहेगी, कोई लेजिस्लेचर की वैल्यू नहीं रहेगी। इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान में है, क्योंकि गन तो उन्हीं के पास है, टैंक्स तो उन्हीं के पास है। जब जब कू होगा ये सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी रह जाएगी। तो इंसान जो होता है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। खैर, तो ये जो डिसीजन आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था के अगेंस्ट में ये बिल लाया गया कि भाई अब जो है जो हम सुप्रीम कोर्ट की जो संस्तुति है, जो उनका सजेशन है, वो हम मान लेते हैं। प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करेगा वो सिलेक्शन कमिटी के कहने पे करेगा। सिलेक्शन कमिटी में 3 लोग होंगे। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस होगा, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके वहां पे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पावर चूंकि एग्जीक्यूटिव की थी, ये पावर एग्जीक्यूटिव की ही रहेगी, जुडिशरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक तरीके से उन्होंने जुडिशरी के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया थ्रू द एक्ट ऑफ इलेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। जी, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाह रही हूँ अभिषेक जी, ये ये सीजीआई क्यों कमिटी में रहना चाहते थे पिछले वाले प्रोसेस में? ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। जुडिशरी एक अलग ही ब्रांच है, और सिलेक्शन जो अपॉइंटमेंट है, चाहे यूपीएससी, अब जैसे हम इंडिपेंडेंट
ऑटोनॉमस बॉडीज की बात कर रहे हैं हम, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिया हुआ है, चाहे यूपीएससी का हो गया, चाहे इलेक्शन का हो गया, या और भी इस तरीके की कई बॉडीज हैं जो इंडिपेंडेंट है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। सो ये अपनी नाक क्यों घुसाना चाह रहे थे? आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू यूज दैट वर्ड, आई एम बीइंग वेरी कैजुअल व्हाइल टॉकिंग, बट इट इज अ सीरियस मैटर। ये क्यों उसमें पढ़ना चाह रहे थे, जो कि एक प्रॉपर प्योर पॉलिटिकल प्रोसेस है? हाउ इज ही, वाज ही ट्राइंग टू बी वेरी कि भाई जुडिशरी सब डिसाइड करेगी? इज इट पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? जी जी, देखिए मैं पहले बता दूं, मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो मैं उनके अंडर में आता हूं, तो आई विल नॉट यूज दिस थिंग, और मैं जुडिशरी पे बड़ा भरोसा रखता हूं। हालांकि मेरी कुछ कुछ चीजों से बिल्कुल, और एज अ प्रोफेसर मैं बहुत सी जुडिशियल डिसीजन से एग्री नहीं करता। इवन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस की ऐसी प्रोसीजर है जिससे मैं एग्री नहीं करता। आर्टिकल 124 को अगर आप देखें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि 324 में जो अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है और 124 में जो अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है, 124 संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है और सीजीआई के अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है। 324 में चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की व्यवस्था है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम है आर्टिकल 124 को पूरा माना है? आंसर है नहीं। आर्टिकल 124 के अंतर्गत 3 तरीके के लोग हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अधिकार प्राप्त है। एक है कोई 10 साल का किसी हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, दूसरा कोई 5 साल तक सिटिंग हाईकोर्ट का जज हो, और तीसरा जिसको आप कहते हैं एमिनेंट जूरिस्ट। ठीक है ना? एमिनेंट जूरिस्ट आज तक सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट ही नहीं किया। मैं प्रोफेसर हूं, मैं जज बनना चाहता हूं, मुझे अपने अंदर काबिलियत दिखती है, एक भी आज तक अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं है। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से वेरी हम्बली, विद ऑल respect and what you call reverence at my command, very humbly I would like to ask that why have you simply जी प्लीज कंटिन्यू। जी जी, वो थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ है। जी प्लीज तो कंटिन्यू। मैं वही कह रहा था कि आर्टिकल 324 और 124 को भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट समटाइम्स डू नॉट लुक विद इन इट्स, बट हैविंग सेड दैट, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन दिए हैं। बट यस, आपकी बात ये सही थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लाने की जरूरत नहीं थी। वो सेफगार्ड जो है इंडिपेंडेंस का सिर्फ अपॉइंटमेंट में नहीं होता। करप्ट बंदा जो है अपॉइंटमेंट के बाद भी करप्ट हो सकता है, और ऑनेस्ट बंदा जो है वो ऑनेस्ट हो सकता है उसके बाद भी। जहां तक रही बात यस मैन की, तो एक सेफगार्ड है ना, को वारंटो तो है ना आपके पास। को वारंटो जो है कि भाई व्हाट इज द अथॉरिटी दैट यू आर अक्वायरिंग दिस सीट। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो मॉरल टर्पिट्यूड का, तो आप हटाए जा सकते हो, ये पावर है उसके पास। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जुडिशरी को, ऑफ कोर्स आपने ठीक कहा कि मेरे ख्याल से हर चीज में जुडिशरी को नहीं लाना चाहिए। जुडिशरी का जितना कम एक्सपोजर हो पब्लिक में उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर जुडिशरी पे ओपनली डिबेट और डिस्कशन होने लगी, जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लोगों को जो गालियां मिलती हैं, जो ट्रोलिंग सहना पड़ता है, वो जुडिशियल ऑफिसर्स को तो नहीं सहना पड़ता ना। और उसका एक रीजन है कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अगर वो डिस्टेंस आप खो देंगे तो फिर देन यू विल बी सब्जेक्टेड टू ट्रोलिंग एंड द एक्सट्रीम, जिसे कह लीजिए स्क्रूटनी ऑफ द पीपल। तो वो एक डिस्टेंस रहना चाहिए। और ये पूरा डिबेट हुआ, उस डिबेट में ये कहा गया कि अगर रखना चाहता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर कि वो किसको अपॉइंट करे, और उसको वो पावर दिया गया था, और उसके बाद लेजिस्लेचर को ये पावर दिया गया था कि यदि कोई कमियां देखता है तो लेजिस्लेचर उसको ठीक कर देता। जुडिशरी का कोई डिमांड ही नहीं था। I think Supreme Court shouldn't have entertained this thing. It was entirely up to the executive and the parliament. So कितने प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने आपको बता दिया, जिनका कि कोई भी एप्लीकेशन नहीं होता है। दे हैव बिकम अ डेड लेटर ऑफ लॉ। मैं बोल रहा हूं, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता हूं, मेरी इंटाइटलमेंट है 124 में, मैं कैसे बनूं? तो मेरे वाइस चांसलर सर है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनका एक सेंटेंस मैं यूज करने जा रहा हूं, जिसको मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जो पढ़ के वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुझसे कहा था, यार ये दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस आई हैव एवर रेड। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी सी सेंटेंस कही। उन्होंने कहा कि द बॉडी, आई मीन आई एम नॉट यूजिंग द नेम, द कंसर्न बॉडी हैज मेड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज एक्सटिंग्विश्ड जूरिस्ट। सो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जिसको कि जज बनना चाहिए, एक भी जूरिस्ट आज तक इन्होंने जज नहीं बनाया। प्रोफेसर्स का हक बनता है,
और अगर आप इस केस की एनालिसिस में जाएं जो जिसमें इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए नई व्यवस्था दी गई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का इस्तेमाल किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द आर्टिकल। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ें 124 को लेकर के, तो आप ये पढ़ेंगी कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो एलिजिबल जजेस हो सकते थे, उसमें प्रोफेसर्स का नाम नहीं था। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पे प्रोफेसर्स को स्पेशली जोड़ा गया, क्योंकि लॉयर्स जो हैं वो लिटिगेशनल एस्पेक्ट देते हैं, वो थ्योरीज में और दूसरे वैरायटीज ऑफ लॉ में नहीं जाते, क्योंकि दे प्ले विद इन द स्टैट्यूट, दे डोंट हैव द वास्टनेस टू रीड मेनी जुरिसडिक्शन और अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस ना। वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में हो तो रेमेडी में लगे रहते हैं वकील साहब लोग। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, ये मैं लास्ट सेंटेंस करके रोक रहा हूं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट से अलग होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, इट कैन अनमेक अ लॉ। जबकि अपीलेट कोर्ट जो है वो लॉ गलत हो या सही इसका डिसीजन नहीं कर सकती, वो लॉ को सही मान के चलती है। और सुप्रीम कोर्ट डॉन्स द हैट ऑफ अपीलेट कोर्ट एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो तो आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोफेसर तो हो, आपने रखा ही नहीं है। बिकॉज व्हेन यू आर एक्टिंग, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम कर रहे हैं, तब आप बेसिकली जज का काम नहीं कर रहे होते, तब आप एक लेजिस्लेटर, निगेटिव लेजिस्लेटर का काम कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो यही ओवरऑल ये चीजें हैं कि मुझे लगता है कि द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू see on this perspective, but overall I have immense respect for all the honorable judges and the Supreme Court. जी अभिषेक जी, आप क्योंकि प्रोफेसर हैं, आप बहुत सारी बातें बोल नहीं सकते, तो मैं अपना दिल खोलकर बोलना चाहूंगी, मैं नहीं रोकना चाहूंगी यहाँ पर अपने आप को। समथिंग कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, इस चीज को इस्तेमाल करके जुडिशरी हैज बीन ब्रीचिंग इट्स लाइन एंड लिमिट्स। पिछले कुछ समय से हम लोग नोट करते रहे, चाहे कोलिजियम सिस्टम हो या फिर आप एक जो जिस तरीके से पार्लियामेंट से पास हुए हुए बिल हो, या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर आप एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर दोनों के ऊपर कमेंट करना हो। आप है कौन? आप अपना फोकस रखिए ना। जो आपके कोर्ट में केसेस आ रहे हैं, लाखों को इससे पड़े हैं, उनको तो निपटा नहीं पा रहे हो और चले वो एक्टिविज्म करने। अरे एक्टिविज्म तब करेंगे ना जब आपका पूरा सिस्टम सेट हो। भाई आपके पास फालतू का टाइम है, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम बच गया क्योंकि आपने पूरे केस निपटा दिया, अब खाली बैठे हुए, चलो जी हम अब एक्टिविज्म भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इधर उधर भी ध्यान दे लेते हैं, बहुत फ्री का टाइम है। बट yeah, I'm speaking in a very sarcastic manner, but the thing is that the point to be noted is आपके पास लाखों केसेस की पेंडेंसी है। पीपल आर क्राइंग ह्यू एंड क्राई। लोग बोल रहे हैं जुडिशरी में रिफॉर्म की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मैं उस टॉपिक को कवर नहीं कर पाई, जगदीप धनखड़ जी ने खुलकर कहा कि जो पुराने रिटायर्ड जजेस हैं, इनकी भी लॉबी है, ये भी एक माफिया गैंग बनाकर बैठे। वो अलग बात है, उन्होंने माफिया गैंग नहीं कहा, उन्होंने कहा ओल्ड बॉय स्कूल। ही यूज्ड वेरी पोलाइट, जितने पोलाइट वो हैं, जितने अच्छे वो हैं, उसी तरीके का उन्होंने एक रसीला सा वर्ड यूज किया, ओल्ड बॉयज स्कूल। और ये ओल्ड बॉयज स्कूल में क्या होता है, ये जो हमारा रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ऑल्टरनेट रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो लॉ में हम बहुत लोग जानते हैं कि भाई आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने में वहां पे भी कई जजेस की जरूरत होती है, तो वहां पर भी इन्होंने अपना माफिया बना रखा है कि भैया हम बैठेंगे, हमारी तारीख पे तारीख, जो चीज 6 महीने में निपट सकती है वो 6 साल 7 साल 12 साल 15 साल चलती रहती है भाई। उसके उन सबको छोड़कर अभिषेक, आई नो यू आर अ प्रोफेसर, सो आई विल नॉट लेट यू स्पीक, आप अपने दिल की भावनाओं को कंट्रोल करें। द थिंग इज दैट आपका जब सिस्टम, आपके घर में आग लगी हुई है, मतलब आपके घर में सब बिखरा पड़ा हुआ है, पर आप बाहर सफाई करने निकले हैं। इन शॉर्ट आई कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। सो प्लीज अगर कोई भी जज सुन रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, भारत की जनता का आप में बहुत विश्वास है और उस विश्वास को टूटने मत दीजिए। पहले यू सेट योर हाउस इन ऑर्डर, यू सेट योर जुडिशरी और योर ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर, और तब आप जुडिशियल एक्टिविज्म करने निकलिए। आज जो अमित शाह और जो ये बिल पास हुआ है, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, नाउ इट हैज बिकम एन एक्ट। इट इज लाइक अ स्लैप ऑन द जुडिशरी एंड स्पेशली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेट मी टेल यू हाउ, क्योंकि आप उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे, विच द गवर्नमेंट डिडंट वांट, एंड इसमें सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेन चला, और आज जब बिल बना दिया, इट इज लाइक यू नो वी डिड व्हाट, जो हमारे पास अथॉरिटी है हमने उसको यूटिलाइज किया। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दे हैव, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज आकर बोली जाए,
हरकतों से भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, ये शायद लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती इफ द जुडिशरी वुड नॉट हैव क्रॉस्ड इट्स बाउंड्रीज, क्योंकि ये सिर्फ उसके पास था, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के पास था। बट उस केस को एडमिट कर कर आपने अपनी उंगली करने की कोशिश की, आपने क्या बोलते हैं, अपने आप को आपने अपनी एंट्री का साइन देख लिया कि वील आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्यों भाई, तुम अपनी जुडिशरी संभाल लो, बात की बात है इलेक्शन कमीशन को संभाल लेगी, जो अभी जनता ने चुनकर भेजे हैं लोगों ने, उनको सब वो संभालने के लिए काफी है। वैसे भी बहुत खाली बैठे रहते हैं रोज धरने पे। अब आज भी सोनिया गांधी धरने पर लेकर बैठी हुई 142 लोगों को, और 3 और सस्पेंड हुए हैं उसके साथ में। तो ये जो खाली बैठे हो उनके पास भी कुछ काम आ जाएगा बेचारों के पास। ऑन अ sarcastic note, जी अभिषेक जी, योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। नहीं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव राइट टू, मतलब बिल्कुल हमारे पास अधिकार है कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। और देखिए ऐसा है कि चूंकि सीजीआई उस समय जिन्होंने ये जजमेंट लिखा उसमें जज साहब सीजीआई तो नहीं थे, वो तो एक जज साहब की रिकमेंडेशन थी ना। अब आप चूंकि एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ जुडिशरी हो, आप कुछ जजमेंट लिख दो, सीजीआई उस जजमेंट से एग्री हो ना हो, ये तो एक अलग बात है ना। तो ये अज्यूम कर लेना कि जो जज साहब लोगों ने लिखा उसमें सीजीआई की रजामंदी थी वुड बी अ लिटिल फार फेस्ट, बिकॉज कि आप जानती हैं कि जुडिशरी के जो जज होते हैं उनकी सीनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है फर्स्ट अमंग इक्वल। तो यानी कि एक जज साहब यदि सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से हैं और दूसरे जज साहब मुश्किल से 2 महीना पहले आए, दोनों एक ही समान है एज फार एज द वेटेज ऑफ द जजमेंट इज कंसर्न। तो इसलिए ये है, मगर हाँ ठीक है, जनता बिल्कुल, अगर डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है, आप ये सब कुछ डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पे होता है। सो डेमोक्रेसी में जनता को हक है कि वो क्रिटिसाइज करे। हाँ, एक कंस्ट्रक्टिव और फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जो जहां तक रही देखिए पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात है, गायत्री जी, तो मैं कहूंगा इसमें कोर्ट की कमी तो है थोड़ी, लेकिन 80% कमी लॉयर्स की होती है। वो आना ही नहीं चाहते। मैं 4 केसेस देख रहा हूं और उस कुछ जजेस भी होते वो नहीं पढ़ के आते, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार अगला डेट ले लो, अच्छा नोटिस नहीं हुई, अच्छा नोटिस करवा लो। ये चीजें हैं, वहां भी हैं, लेकिन 80% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंडिंग ऑफ द केसेस में लॉयर्स भी हैं। वो जानबूझ के ऐसी टैक्टिक्स अपनाते हैं ताकि केस पेंडिंग में रहे। दिस इज ऑल्सो टू बी कंसिडरेशन। तो हर जगह मेरा ये मानना है, जैसा मेरा ये मानना है, आई एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये मानना है, पर जैसा लीडर होता है ना वैसे ही जनता काम करती है। तो जब ये कान खटाई करेंगे ना कि भाई यू नो व्हाई डोंट यू फिनिश द केस इन द राइट टाइम, सो आई एम श्योर लॉट विल फॉलो इन प्रोसेस। और यू माइट बी राइट कि हाँ वी हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ लॉयर्स, लॉयर्स की कमी है, वी नीड मोर ऑफ देम। बट फिर उसके लिए ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं पास आउट हो रहे हैं। लॉ स्कूल से हर साल मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में बच्चे निकल रहे हैं। बट आपने इस प्रोफेशन को एक तो बदनाम कर दिया है, और दूसरा ऐसा हो गया है कि मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत ही टैबू हो गया। आप बाहर निकलो और जब आप जाते हो कोर्ट के सामने में, आप जब वहां देखते हैं, तो डू यू थिंक एनीबडी वुड लाइक टू मेक अ करियर? क्योंकि बहुत सारे लॉयर्स बाहर एक बेंच लगाकर वहां पर काम कर रहे हैं। सो इट बिकम्स कि यार हम भी ऐसे ही बैठेंगे यहाँ पर। आई मीन दैट इज, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा देयर इज अ एक पूरा सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत है जुडिशरी के अंदर, टॉप टू बॉटम। और देखिए ये सब चेंजेस ना नीचे से कभी शुरू, बहुत कम शुरू होता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल चेंज है। ये ऊपर से शुरू हो सकता है, नीचे से नहीं हो पाएगा ये। दैट्स व्हाई केस मैनेजमेंट में तो है थोड़ी बहुत जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, बट यू आर राइट, केस मैनेजमेंट नीड्स टू बी डन। यू आर राइट, एब्सोल्युटली एग्री विद यू। एनी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अभिषेक व्हिच यू वुड लाइक टू मेक, जो आज के संदर्भ में हुआ है ये? हाँ, मैं बस इसको एक मिनट में यही समराइज कर दूंगा कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में होगा, जब भी आप हम आएंगे, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं बन सकता ना, क्योंकि चलाने वाले लोग होंगे और लोगों की पर्सनल फॉलीज, कमियां, बायसनेस रहेंगे ही रहेंगे। हम उसको कितनी भी इंस्टीट्यूशनल चेक्स लगा करके कोशिश करें, वो आएंगी। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी तक भारतीय संविधान के कोई भी पद पे बैठे हुए लोग हों जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं, उन्होंने ओवरऑल दे हैव डन गुड फॉर इंडिया। चाहे किसी भी तरीके के लीडर हों, धीरे धीरे इट्स गेटिंग बेटर ओनली, एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आते रहेंगे जैसे जैसे समय होगी। जैसे मुझे लगता है आर्टिकल 124 और कॉलेजियम में वाकई में रिफॉर्म की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू लुक विद इन एनसी, जो एनजेएसी का केस था उसको रिविजिट करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आपने पहले तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, फिर उसके बाद एक्ट बनाया गया, उसको भी आपने स्ट्राइक डाउन कर दिया। आई थिंक दैट वाज लिटिल फार फेस्ट, बट फिर कभी हम कॉलेजियम पे बात करेंगे।
जी, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।